हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली हमारे टॉपिक को, लेकिन उससे पहले कुछ एक दो चीज़ें हैं जिनके लिए मैं आंसरेबल हूं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट कुछ डेज़ के अंदर वीडियोज़ है ना वो बहुत डिले हो रही थी, 3-3, 4-4, 5-5 दिन भी गैप से वीडियोज़ अपलोड हो रही थी। और ऐसा नहीं है वो ऐसे ही हो रहा था, उसके पीछे रीज़न था। एक छोटा सा कार एक्सीडेंट था जिसके अंदर कुछ खास हुआ नहीं, थोड़ी बहुत इंजरीज थी, वो ठीक हुई। मेंटली प्रिपेयर्ड होने में मुझे समय लगा। लास्ट डेज में इवन जो वीडियोस आप देख रहे थे वो भी जस्ट शूट नहीं हुई थी, वो वीडियोस पहले ही शूट हो चुकी थी। वो वीडियोस आप देख रहे थे उस इंसिडेंट के बाद। ये फर्स्ट वीडियो है ना, जो कि मैं अभी शूट कर रहा हूँ आपके सामने। अभी भी थोड़ा सा माउथ के अंदर, मतलब बोलने के अंदर पेन है, क्योंकि जो दांत है ना, टीथ है, वो चुभ गए थे थोड़ा सा लिप्स के अंदर। तो अभी भी थोड़ा मतलब इंजरी है, वो रिकवर लगभग हो चुकी है, पर थोड़ा सा अभी पेन है वो बचा हुआ है। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से ये वीडियोस डिले हो रही थी, और इस सब के लिए आप लोगों को हाथ जोड़ के सॉरी। एंड ये इंसिडेंट हुआ, छोटा इंसिडेंट था, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा भी बोलूँगा तो अभी बड़ा बोल के कुछ होने वाला है नहीं। तो लेकिन अभी भी मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल सेफ़ हूँ, ये आप लोगों का प्यार है, और मैं होप करता हूँ कि आप इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखेंगे। एंड जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। दीज आर नॉट एन सब्सक्राइबर, एक फेमस सा डायलॉग है जो सारे लोग बोलते रहते हैं कि भाई ये हमारी यूट्यूब फैमिली है, ये सब्सक्राइबर नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है, हम लोग तो वैसे भी हमारा तो टीचर एंड स्टूडेंट वाला रिलेशन है, और उससे भी बढ़ के हमारा एक फ्रेंड वाला रिलेशन है। तो हम तो कभी इसको ये सब्सक्राइबर बेस मान भी नहीं सकते। वैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, डेफिनेट सी बात है। और जो एक टीचर की पावर है वो बच्चे ही होते हैं, डेफिनेट सी बात है। और यू आर द पावर ऑफ मी। डेफिनेटली इस अचीवमेंट से मैं बहुत खुश हूँ। 0 से लेकर के और 1000 मेंबर्स तक की फैमिली को भी क्रिएट करना, ये भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन ये सब आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से हो पाया। आप लोग अपना लव एंड सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। बहुत जल्दी हम इस फैमिली को 10,000 मेंबर्स तक भी लेके जाएंगे, और उसके बाद 1 लाख। लेकिन अभी के लिए हम 10,000 का एक एम है वो रख रहे हैं, और डेफिनेटली हम उसको बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे, मुझे बिलीव है। हम और आप साथ मिलके इसको कंप्लीट करेंगे। एंड अगेन आप लोगों को बहुत थैंक्स इस चीज़ के लिए, हमारी फैमिली को 1000 मेंबर्स तक पहुंचाने के लिए। और अभी हम हमारे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, और जिसमें हमने फ्रिक्शन कंसेप्ट को स्टार्ट कर लिया था। और 2 वीडियोज़ हमारे आ चुके हैं फ्रिक्शन कंसेप्ट के लिए। ये 3rd वीडियो है जिसके अंदर आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी नीट के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं। आप 11th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तब भी आपको पढ़ना है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन को स्टडी कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, फ्रिक्शन क्या है, ये हम समझ चुके हैं। उससे जस्ट लास्ट वीडियो में हमने काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन को हमने समझा था। डेफिनेटली आप लास्ट 2 वीडियो जो कि फ्रिक्शन के बारे में थे उनको ज़रूर देखिए, तभी ये वीडियो आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि अदरवाइज आपको ये कंसेप्ट समझ ही नहीं आएगा, है ना। एंगल ऑफ रिपोज क्या है। रिपोज का मतलब, ये रिपोज आपको सुना सुना लग रहा है, रिपोज बहुत जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज का मीन्स क्या है कि हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है ना, एंगल ऑफ रिपोज। इसको राइट डाउन करता हूँ एक बार। ये तो सिंपल हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, ओके। ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आपको देख के ही समझ आ रहा है ना। और यहाँ पे हमारी है इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड का मतलब आप सभी जानते हैं कि झुका हुआ। तो इंक्लाइंड सरफेस है, और इसके ऊपर अपन एक मास को पुट कर देते हैं। ये हमारे पास कोई एक m मास का ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ये हमारा m मास का ऑब्जेक्ट है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि अभी के लिए ये रेस्ट में है ना। अभी के लिए ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रेस्ट में है। पर ये कब तक रेस्ट में रहेगा, एक इंक्लाइंड प्लेन सरफेस के ऊपर है, एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारा ये। आप जैसे जैसे इस सरफेस को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि जब ये ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिरने लगेगा। भाई आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, देखिए मेरे पास, मैंने इसको ऐसे रखा, ठीक है। ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अभी ये इंक्लाइंड सरफेस, अभी ये मार्कर नहीं गिरा, लेकिन अभी देखिए धीरे धीरे क्या होगा, ये मार्कर गिर गया।
देख पा रहे हैं ना आप, ये बेसिकली क्या हुआ, हमने इस एंगल को बढ़ाया, ये जो एंगल है ना थीटा, हम इसको क्या करते गए, इंक्रीज करते गए। भाई ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ हम एंगल को क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक सिचुएशन ऐसी थी जब हमारा ऑब्जेक्ट देखिए कैसे था, रेस्ट में था, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आई जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में आ गया। एक सिचुएशन ऐसी आई जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से मोशन में आ गया, वो स्लाइड करने लगा। ये किस वजह से हुआ, ये यहाँ पे हमारे इस एंगल की वजह से हुआ। तो ये एंगल ऑफ रिपोज क्या है, अब इसको आप समझिए कि जब हमारे पास कोई एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, पर एक वो लास्ट एंगल, भाई यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो अपवर्ड इस अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा होगा जिसको हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स तो डेफिनेटली काम करेगा। अब आप इस थीटा एंगल को एक काम करिए, बढ़ाते जाइए। अभी ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, ठीक है, ये मोशन में आ जाएगा, लेकिन ये मोशन में आने से पहले एक एंगल ऐसा होगा जब वो बीच की एक सिचुएशन होती है ना कि भाई मतलब कि अभी आपके पास एक ये मार्कर है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, अभी ये नहीं टूट रहा, लेकिन एक फोर्स लगाते जाएं तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये मार्कर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे जस्ट पहले एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अगर उससे ज़्यादा फोर्स आपने लगाया तब मार्कर ब्रेक डाउन होगा। अभी ये तो फोर्स बिल्कुल कम है, ये थीटा का एंगल बिल्कुल कम है, तो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, ठीक है ना। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ दूसरी चीज़ से। अभी आप इस पे फोर्स लगाते जा रहे हैं, ठीक है, आप एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जस्ट ठीक ब्रेक डाउन होने से पहले एक वो फोर्स इस पे लग रहा होगा कि अब थोड़ा सा फोर्स अगर मैंने और लगाया तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। वैसे ही आप जब थीटा एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं, तो जब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगा ना, तो उससे जस्ट ठीक पहले एक वो एंगल होगा जब ये ऑब्जेक्ट बस थोड़ा सा और बढ़ाते ही, अगर आपने उस एंगल को थोड़ा सा वहां से और बढ़ाया, ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगा। पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, आप बढ़ाते जा रहे हैं, अब एक ऐसा एंगल है, अभी स्लाइड करने लगेगा। अगर आपने अब और बढ़ाया तो अब आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, ठीक है, स्लाइड किया नहीं है, अब करेगा, आपने जैसे बढ़ाया ऑब्जेक्ट स्लाइड कर गया। तो ये जो एंगल था ना, अभी जो एंगल था कि जस्ट ऑब्जेक्ट स्लाइड करने ही वाला है, ये जो एंगल था इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, उसके साथ एक एंगल बन रहा था आपका, ये थीटा एंगल बना हुआ है, ठीक है, इंक्लाइंड के साथ जो भी एंगल आपका थीटा, आप थीटा को बढ़ाते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं स्लाइड हुआ, लेकिन बस अब वो सिचुएशन आ गई कि अब जैसे ही थोड़ा सा आपने अगर एंगल को बढ़ाया ना, ऑब्जेक्ट विल बी स्लाइड। अब ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा, ऑब्जेक्ट जैसे ही स्लाइड करना शुरू करे उससे जस्ट पहले का जो एंगल है उसको आप क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। अब इसको मैं देखिए यहाँ से अब हम जो फोर्सेज है उसकी हेल्प से इसको समझ लेते हैं। बेसिकली इस एम मास पे एक फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा होगा। कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, देखो नीचे की तरफ mg फोर्स वर्क कर रहा होगा, यहाँ पे मास इनटू ग्रेविटेशन। भाई सीधी सी बात है कि चाहे एक ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, उसके वेट के बराबर ग्रेविटी फोर्स तो उस पर लगा ही लेगी, है ना। तो ये इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल, और एक कैसा होगा, वर्टिकल। तो इसका एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस mg फोर्स का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्या आ जाएगा, देखो थीटा इस तरफ है तो क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं mg साइन थीटा। एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इस तरह से होगा, इस तरफ होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, mg कोस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं mg कोस थीटा। ये चीज़ आप समझ पा रहे हो ना, m मास का ऑब्जेक्ट है, इस पे नीचे की तरफ डाउनवर्ड इसके वेट के बराबर फोर्स, वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशन, वो फोर्स इस पे वर्क कर रहा है। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा। ये तो वेक्टर्स के टाइम पे हम बहुत पढ़ चुके हैं। अभी इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, जिसकी वजह से रुका हुआ है। ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग जाता, पर ये रुका हुआ है किस वजह से, उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। और वो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, भाई एक ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तो कौन सा फ्रिक्शन काम करता है बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, इसलिए कह रहा हूँ फर्स्ट वीडियो जो फ्रिक्शन का उसको जाके देख लो, लास्ट वीडियो से पहले वाला वीडियो है ना। अच्छा,
लेकिन एक लास्ट में वो फ्रिक्शन लगेगा जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा उससे जस्ट पहले। इसका मतलब अब फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गया। भाई जब तक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था ठीक है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, लेकिन आपने एंगल इतना कर दिया कि नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ना, अब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो इतना ज़्यादा हो गया इस फ्रिक्शन फोर्स से भी ज़्यादा। और ये तभी पॉसिबल है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्रॉस हो जाए। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मैं बता चुका हूँ वीडियो में आपको कि उस फ्रिक्शन को अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू मतलब मैक्सिमम पे पहुंच जाए, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, कि भाई इसकी वैल्यू, इस फोर्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इससे भी ज़्यादा हो गई। मान लो इधर यार इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, मान लो फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है। अब आपने एंगल इतना कर दिया कि नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगा ना, ये mg sin थीटा, इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू हो गई कि 51 न्यूटन। अब बताओ ऑब्जेक्ट गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अब ऑब्जेक्ट को गिरना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 50 न्यूटन क्या था आपका? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को आप क्या बोलते हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हो इसको आप? लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां पे ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी आपको, इसको अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी? 50 न्यूटन, जो इसको रेस्ट में रख सकती थी। अब इसके बाद जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा होगा? काइनेटिक होगा। ये बात आपको पता है। एक गाड़ी है, आप उसको धक्का दे रहे हैं, शुरू में जब आप उसको धक्का दे रहे हैं मतलब रेस्ट में है, उससे मोशन में लाने में जितना फोर्स लगाना है, एक बार मोशन में आ गई तो फिर उतना फोर्स नहीं लगाना। क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी दैट अपोज टू रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, गाड़ी को चलने से रोकेगी। भाई फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? रोकेगा उसको। एक बार गाड़ी मोमेंट में आ गई ना, उसके बाद फिर आपको इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है। ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, पर दोबारा कर दी है ना, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं इस बारे में हम। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से अगर ये फोर्स ज़्यादा हो गया mg sin थीटा, तभी ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट से किस में आ जाए? मोशन में आ जाए। और ऐसा क्यों हुआ? देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। एफ लिमिटिंग इक्वल्स टू होता है म्यू, ये तो हो गया म्यू हमारे पास, और साथ में म्यू एस है ना, ये क्या है? कॉन्फिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस आपको पता ही है। और इनटू में क्या हो जाएगा? नॉर्मल। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब नॉर्मल फोर्स कितना है ये पता करना पड़ेगा अपने को। तो क्योंकि ये लिमिटिंग फोर्स इधर कितना लग रहा है तभी पता चलेगा। ये तो हमने एक वैल्यू को अज्यूम किया था बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स वर्क कर रहा है भाई, एक सरफेस ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाती है, आपको पता ही है ये बात, नॉर्मल फोर्स। और ये हमारा नॉर्मल फोर्स इक्वल है mg cos थीटा के, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो डेफिनेट सी बात है ऊपर की तरफ जितना फोर्स लग रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है यार, जितना ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये नॉर्मल फोर्स इस mg cos थीटा के बराबर होगा। डेफिनेट सी बात है, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कब तक काम करता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब लग जाए जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होता है ना। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो यहाँ पे इसके लिए हम रख सकते हैं, देखो एफ लिमिटिंग हमारा किसके बराबर हो गया? एफ लिमिटिंग इक्वल्स टू देखो म्यू एस, ये तो कॉन्फिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई मिलती है। एन नॉर्मल फोर्स हमारा mg cos थीटा के बराबर हो गया, तो यहाँ पे रख देते हैं mg cos थीटा, ये हो गया हमारे पास mg cos थीटा। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई यहाँ पे, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे लग रहा था mg sin थीटा, और देखो यहाँ पे क्या लग रहा है? इधर म्यू एस, क्या लग रहा है? म्यू एस mg cos थीटा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो ये है, और मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इसका एक ही मतलब है कि ये वाला फोर्स इससे ज़्यादा है। सीधी सी बात है, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका यही मतलब है। स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टिंग होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, मतलब पिछले से पिछले वीडियो में। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, इधर जितना फोर्स लगेगा ये उसके बराबर हो जाएगा अपने आप, ये तो पता ही है आपको। तो म्यू एस mg cos थीटा,
यहाँ पे देखो एक चीज आ रही है कॉमन, साइन थीटा और कोस थीटा, और थीटा तो सेम है, ये बात ध्यान रखना, थीटा तो सेम है। अच्छा, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा, ये दो चीज़ों पे सारी कहानी है वो डिपेंड कर रही है भाई, सारी स्टोरी इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, साइन थीटा पे और कोस थीटा पे। इस सिचुएशन में अगर देखा जाए कि जब थीटा की वैल्यू है ना वो लेस है, थीटा की वैल्यू जब लेस है एंगल ऑफ रिपोज से, क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर एंगल ऑफ रिपोज आ गया होता तो इसके बाद तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता। तो अगर थीटा की वैल्यू लेस है तो जब कोस थीटा, अच्छा मैं आपको सीधा बताता हूँ ना, अगर आपने रखा साइन 0 डिग्री, आपने ऐसा रखा साइन 0 डिग्री, और एक आपने रखा कोस 0 डिग्री, किसकी वैल्यू ज़्यादा है मुझे बताओ भाई, साइन 0 की वैल्यू ज़्यादा है कि कोस 0 की वैल्यू ज़्यादा है? आप सीधी सी बात बताओ, साइन की वैल्यू यहाँ पे कम है और कोस की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू तो क्या होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। ये बात आपको क्लियर हो रही है? मतलब इधर जो फोर्स लग रहा है, जब तक थीटा की वैल्यू कम है, जब तक थीटा की वैल्यू कम है तब तक इधर जो फोर्स लग रहा है वो भी कम है, क्योंकि यहाँ साइन थीटा है, और वहाँ जो फोर्स लग रहा है उधर कोस थीटा वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कोस है, सीधी सी बात है। लेकिन जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, थीटा की वैल्यू जैसे 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से आपकी 65, या फिर उसके बाद 75, 90, जैसे जैसे होती चली जाएगी वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप देखो 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। ये बात पता है आपको? उधर वाली वैल्यू देखो कितनी कम हो गई जैसे जैसे थीटा बढ़ा, और इधर वाली वैल्यू क्या हो गई, कम होती चली गई। ये पॉइंट को समझ लेना आप, एंगल ऑफ रिपोज को इतनी बड़ी चीज़ नहीं है भाई। जब थीटा की वैल्यू कम है, थीटा आपका छोटा है, चलो इसको स्मॉल लिखते हैं ना, थीटा आपका क्या है बहुत छोटा है, जब थीटा की वैल्यू लेस है इसका मतलब क्या है, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा है ना वो भी आपका क्या है लेस है, और जो कोस थीटा है वो क्या है आपका ग्रेटर है। साइन कोस थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, जब ये कब बात हो रही है, जब आपका थीटा छोटा है। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब एंगल ऑफ रिपोज जिसको अपन बोल रहे हैं, कि जब दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी भाई, इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, तो एक थीटा ऐसा आ जाएगा जब ये ऑब्जेक्ट गिर नहीं रहा पर थोड़ा सा आप बढ़ा दो तो गिर जाएगा, ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगेगा। अभी गिर नहीं रहा ठीक है, लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा। तो ये जो सिचुएशन है उसके अंदर ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के क्या हो गई हैं, बिल्कुल बराबर हो गई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी भी स्लाइड नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आप थीटा को क्या किया आपने बढ़ाया, और उस एंगल को आप क्या बोल दोगे उस टाइम, ये एंगल जो बन रहा होगा ना उसको आप क्या बोल दोगे, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ये तो बात है। और इसके बाद आप क्या करोगे, इसको बढ़ाओगे, जब थीटा आपका क्या होगा बढ़ जाएगा, जब थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी लार्ज होगी, ग्रेटर होगी, जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर होगी उस टाइम क्या होगा, आपका जो साइन थीटा है वो तो हो जाएगा सीधी सी बात है ज़्यादा, और कोस थीटा हो जाएगा कम। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं उस टाइम क्या होगा, साइन थीटा है वो तो क्या होगा अब ग्रेटर, साइन थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी ग्रेटर, और कोस थीटा की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू अब लेस हो जाएगी, लेजर, तो कोस थीटा की वैल्यू कम हो गई। तो ये सिचुएशन भी आपको समझ आ रही होगी, बहुत ईजी है यार, कुछ भी नहीं है ना। तो ये अब क्या होगा, अब ऐसी सिचुएशन में सीधी सी बात है, इधर क्या है साइन थीटा, और साइन थीटा क्या हो चुका है आपका अब ज़्यादा हो चुका है, तो अब इधर ज़्यादा फोर्स लगेगा, सीधी सी बात है इधर वो ज़्यादा फोर्स लगेगा भाई, एम जी साइन थीटा की वैल्यू अपने आप बढ़ गई, क्योंकि साइन थीटा बढ़ गया, थीटा तो दोनों के लिए सेम था, देख पा रहे ना। तो अब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। लेकिन यहाँ से जो चीज़ एंगल ऑफ रिपोज के लिए निकल के आई ना, एंगल ऑफ रिपोज वो क्या है, वो एंगल जहाँ पे ऑब्जेक्ट गिर नहीं रहा था, जस्ट गिरने वाला था, जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड, समझ पा रहे हो ना, जस्ट अबाउट टू स्लाइड आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज क्या था, जस्ट, जब ऑब्जेक्ट कैसा था, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्या करने वाला था, स्लाइड करने वाला था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ना तो उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब हमारा थीटा स्मॉल था,
थीटा स्मॉल था तब की बात नहीं कर रहे, थीटा स्मॉल था तब की बात नहीं कर रहे, हम उस बात तब की भी बात नहीं कर रहे जब हमारा थीटा बहुत ज़्यादा हो गया, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगा, हम उससे बीच की बात कर रहे हैं। जब हमारा थीटा ऐसा था कि जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों एक दूसरे के क्या हो गए थे, बराबर हो गए थे, उस टाइम का जो एंगल है ना हमारा क्या था, देखो जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जब हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइड करने ही वाला था, जब ये दोनों फोर्स क्या हो गए थे, बिल्कुल बराबर हो गए थे, हमारा लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है वो इधर वाला जो फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा था उसके जस्ट बराबर हो गया था। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो एंगल बना हुआ था हॉरिजॉन्टल के साथ उसको एंगल ऑफ रिपोज कह रहे थे। तो इसकी मैं बात करूंगा, एक बार इसको रफ करता हूं। तो ये हमारा वो मैक्सिमम एंगल था, मैक्सिमम एंगल जब हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो किस में था, रेस्ट में था, वो आपका मैक्सिमम एंगल, ये इंपॉर्टेंट बात है यार, है ना, जब वो मैक्सिमम एंगल आपका, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट में था। अब इससे ज्यादा एंगल होते ही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट स्लाइड हो गया भाई, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, ऑब्जेक्ट आपका जस्ट अबाउट टू स्लाइड था पर स्लाइड हुआ नहीं था। मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूं ताकि ये बात आपको समझ आ जाए, है ना। अभी देखो मैं क्या क्या बोल रहा हूं, इस सिचुएशन में क्या था आपका एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इक्वल हो गया था किसके, म्यू एस एम जी कोस थीटा के। तो इसको आप रख देंगे यहाँ पे म्यू एस एम जी कोस थीटा, और ये दोनों इक्वल रखे हैं तो बेसिकली एम जी से एम जी हो जाएगा कैंसिल आउट, ये एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इस टाइम आपका बच जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एस, ये क्या हो जाएगा, म्यू एस मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, कोस थीटा। ये बात आपको समझ आ रही है, बहुत इजी है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब हम इस एंगल ऑफ रिपोज को निकालते हैं कि भाई थीटा, इस सिचुएशन में थीटा क्या था, कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे म्यू एस इक्वल्स टू, या यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, चलो इसको लिखते हैं ना, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो सकता है आराम से, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू एस के, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा के बराबर। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे टेन थीटा किसके बराबर हो गया, म्यू एस के। समझ पा रहे हो, बहुत इजी है। और अब एक नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, इसमें क्या कर देंगे, हमें थीटा चाहिए, तो हमारा थीटा यही तो थीटा है जो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू अपन क्या करेंगे, टेन इनवर्स म्यू एस, क्या कर देंगे, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू एस। तो ये हमने किया टेन इनवर्स म्यू एस। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यही हमारा थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। टेन का मतलब आप जानते हैं, म्यू एस क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आपको पता ही है। तो ये हमने देखो थीटा कितने इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। हमने ना उस थीटा की बात करी जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था ना, ऑब्जेक्ट आपका गिर गया, स्लाइड करने लगा ना, उसकी बात भी नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं, बात हम उस थीटा की कर रहे हैं जब आपका ऑब्जेक्ट बस थोड़ा सा अगर थीटा आप बढ़ा दोगे तो अब गिर जाएगा। उस टाइम क्या था, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर हो गए थे, इधर जो अप्लाइड फोर्स था वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो गया था, सीधी सी बात है ना। तो ये दोनों फोर्स बराबर हो गए थे। इस टाइम एम जी से एम जी हमारा कैंसिल आउट हो गया, हम थीटा चाहते हैं तो थीटा को हमने निकाल लिया, थीटा हमारा टेन इनवर्स म्यू एस के बराबर आया। थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज है और म्यू एस हमारा किसके इक्वल है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, पर इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं जब तक हमने ये नहीं समझा तब तक हमारा कंसेप्ट कंप्लीट नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा दूंगा इसके, जिससे हमारा कंसेप्ट बेसिकली क्लियर हो। इसी के ऊपर एक वीडियो के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उतना इफेक्टिवली मैं बोल नहीं पा रहा, अभी पेन है वो बढ़ गया है ना। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चंस करेंगे हम, है ना, बने रहिए वीडियो। और इस थीटा के यहाँ पे आर लगा देता हूँ, जिससे क्या है कि ध्यान रह जाए ना, ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है ना, ये इसका फॉर्मूला है इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ से अभी तक जो बातें हमें समझ में आई, सबसे पहली चीज़, जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो, रेस्ट में हो। दूसरी चीज़, हमारा ऑब्जेक्ट जब कैसा हो, जस्ट अबाउट टू मूव हो। सिचुएशन तीनों एक बार दोबारा हम देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड, कि बस अभी हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइड करने ही लगेगा। और थर्ड सिचुएशन हमारे पास कौन सी आ गई, जब हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगा, है ना, यानी हमारा ऑब्जेक्ट किस में आ गया, मोशन में आ गया।
तो तीनों सिचुएशन के लिए अपन बात करेंगे, है ना। पहली चीज़ क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल कैसा हो, रेस्ट में हो। दूसरा, हमारा ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड, की बस अब रेस्ट में है पर स्लाइड करने ही वाला है। और तीसरे हमारे पास क्या होगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट अभी मोशन में होगा, है ना। तो तीनों के लिए अपन सिचुएशंस को देखेंगे। रेस्ट में हमारा ऑब्जेक्ट हो, ये कब पॉसिबल है, जब हमारा जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक हो। रेस्ट में कौन सा फ्रिक्शन काम करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस समय जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब लगा क्या रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। भाई ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लग रहा हो ना, ग्रेविटी खींच रही है ना। अप्लाइड फोर्स, जो हमारा अप्लाइड फोर्स है इस सिचुएशन के अंदर क्या है, वो कम है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन से, ये बात क्लियर है आपको। इस सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर हमारा जो फ्रिक्शन है वो किस पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंच चुका है। इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये यहाँ तो नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन था। अब क्या हो गया है कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर पहुंच चुका है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के। अब ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, इस टाइम जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो बराबर हो चुका है किसके, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ये हम एफ लिमिटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं एफ एल लिख देता हूँ, एफ लिमिटिंग। और मोशन अब करने लगा तो सीधी सी बात, हम उसको पार कर गए। अब स्टैटिक फ्रिक्शन ही काम नहीं कर रहा, अब क्या कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। क्योंकि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है ना वो पार कर चुका है स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को भी। तो अब जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो डेफिनेटली बहुत इजी चीज़ है। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है वो हमारा कम था किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन पे। यहाँ पे जो हमारा अप्लाइड फोर्स था वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के देखो बराबर हो गया था। और यहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। इसके लिए इस सिचुएशन में हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा, तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं नो मोशन। इस सिचुएशन के अंदर आप देख पा रहे हो कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन करने ही वाला है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा किसके बराबर होता है, एफ लिमिटिंग के। और उसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और इनटू क्या आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स। ये अभी मैंने आपको बताया था, है ना। और अब ये इसके अंदर तो काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, म्यू के मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और इनटू नॉर्मल। ये इनका फॉर्मूला लगभग सेम ही होता है, ठीक है। और कई क्वेश्चन में तो आपको जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू भी बिल्कुल एज इट इज सेम दी हुई मिलती है ना। तो ये सिचुएशन अभी तक हमने देखी कि अगर हमारा एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो कोई भी मोमेंट नहीं होगा। अगर हमारा जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से थीटा आर, एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो कोई मोमेंट नहीं होगा। अगर हमारा एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो गया है तो ये सिचुएशन क्या होगी, ये तो एंगल ऑफ रिपोज हो ही गया है ना, ये सिचुएशन जस्ट अबाउट टू स्लाइड अब होने ही वाला है। और अगर हमारा एंगल बड़ा हो गया, किससे, एंगल ऑफ रिपोज से, तो अब मोमेंट हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। अब मोमेंट हो ही जाएगा, उसको कोई स्टॉप कर नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, अगर हमारा एंगल ऑफ रिपोज से कम है कोई मोमेंट नहीं, बराबर हो गया अभी भी मोमेंट नहीं, पर हो जाएगा, अब हो जाएगा इससे अगर आपने आगे किया, और अब मोमेंट हो ही गया है। सीधी सी बात है। तो ये 3 सिचुएशन है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन हो गया। अब इस क्वेश्चन से आई होप आपका एंगल ऑफ रिपोज का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्री, आपको एंगल दिया हुआ है, क्या दिया है, एंगल ऑफ रिपोज 37 डिग्री। फाइंड द बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सलेशन। अच्छा, आपके इसके लिए क्वेश्चन के लिए देखो एक सिंपल सा डायग्राम आपको चाहिए, यहाँ पे ड्रा करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज तो आपको दिया हुआ है, लेकिन इंक्लाइंड सरफेस से जो आपकी बॉडी एंगल बना रही है वो आपको नहीं दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन हो गया, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है ना वो कितना है, 45 डिग्री। इस एंगल को कितना मान लेते हैं, 45 डिग्री। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसके लिए एंगल ऑफ रिपोज कितना है, 37, ठीक है।
तो अगर 37 डिग्री एंगल अगर हमने किया, अगर हमने 37 डिग्री एंगल कर दिया तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मैं एम मास ले रहा हूँ, आप चाहें तो 5 kg 6 kg लेके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, 2 kg 1 kg जैसा आपको ठीक लगे ना। तो अब इसके ऊपर नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रहा होगा, और उस mg फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे भाई, यहाँ पे इसके ऊपर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा होगा, उसका एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। अच्छा थीटा यहाँ पे कितना है, ये 37 मत ले लेना, ये क्या है, ये तो एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज है। ये एंगल देखो हमारा थीटा, यार इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ी देर पहले 3 सिचुएशन उसमें आपको बताई थी। इस सिचुएशन में जान रहे हो क्या हो रहा है हमारे साथ, जो हमारा थीटा है ना वो देखो थीटा है वो बड़ा है किससे, जो हमारा थीटा है ना वो बड़ा है किससे, एंगल ऑफ रिपोज से। एंगल ऑफ रिपोज तो कितना है 37, अगर अगर हमने 37 कर दिया ना तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, और ये एंगल देखो 45 है, तो सीधी सी बात है एंगल मोशन में आ ही गया, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट, यार क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट मोशन में आ ही गया होगा, है ना। तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन में है। ये बात तो आपको क्लियर है, हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है, क्योंकि हमारा थीटा एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे ये एंगल आपको लेना है, तो साइन थीटा, थीटा कितना हो गया यहाँ पे 45 डिग्री, थीटा हमारा कितना है 45 डिग्री, ये मत लिख देना 37, वो तो एंगल ऑफ रिपोज दिया है। अच्छा उस डायरेक्शन के अंदर कितना फोर्स लग रहा है उसको छोड़ो, अभी इस डायरेक्शन में एक mg का कंपोनेंट काम कर ही रहा होगा भाई, मास इंटू ग्रेविटी, यार यहाँ पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है इसके वेट के बराबर, और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये और वर्टिकल ये है ना। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा होगा mg cos 45, यहाँ पे काम कर रहा होगा mg cos 45 डिग्री, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हो, हमारी बॉडी किस में है, रेस्ट में तो बिल्कुल नहीं है, हमारी बॉडी किस में है, मोशन में है। अच्छा तो यहाँ की तरफ इस सरफेस से यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, और जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो कौन सा फोर्स होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है ना कि भाई मोशन जब ऑब्जेक्ट करने लगता है तो आपका फ्रिक्शन कौन सा हो जाता है, काइनेटिक। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आपका काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या कर रहा है, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सलेशन। सबसे पहले तो हमें ये बताना था फाइंड द बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, क्या हमारी बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है। हमें देखा कि हमारा एंगल ऑफ रिपोज छोटा है किससे, हमारे थीटा से, सीधी सी बात है हमारी बॉडी मूव कर चुकी है, मोशन में आ गई है। अब कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन को, कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा काम कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा किसके बराबर होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एफ के। तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है यार, ये देखना है अपने को। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, और पिछले वीडियो में तो हम स्टडी कर ही चुके हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू के, ये म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और इनटू में आ जाएगा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कहाँ है यार, वो तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो नॉर्मल फोर्स ये है हमारा नॉर्मल फोर्स, सीधी सी बात है, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। तो हमारा नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, mg cos 45 के। म्यू के की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है नहीं, तो हम सीधा इसको म्यू के ही रख देते हैं। मैं बता रहा ना, आप चाहो तो भाई मास की जगह पे m, जो मास हमने m लिया है इसकी जगह पे 2 kg ले लो, म्यू के कॉन्फिशिएंट की वैल्यू भी आप कुछ ना कुछ रख लो, है ना। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे करें, आप म्यू के को ऐसे का ऐसे छोड़ दो, और n की वैल्यू क्या है, mg cos 45 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया आपके पास। इसमें कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए साथ में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और कैसे फाइंड आउट करें भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया ना हमारे पास। ये चीज़ आपको समझ आई कि नहीं आई, हमने फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लिया है। आप देखो कैलकुलेट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, काइनेटिक, ये हमने निकाल लिया काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। ये हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन आ चुका है, दिस इज आंसर। अब इसके बाद हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो इक्वेशन लिखो आप, FBD हम बना, ये एक तरह से FBD है हमारे पास। यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, F के, है ना। तो ये FBD है हमारा, इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो हमें दिख रहे हैं। मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रही है,
बताओ मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? मोशन नीचे की तरफ हो रही है, तो एक्सलेशन भी कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहा होगा? इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। एक्सलेशन भी नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। तो जिस डायरेक्शन में एक्सलेशन काम करता है उस डायरेक्शन में फोर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव लेने। अब न्यूटन सेकंड लॉ पे आ रहा हूँ मैं, F=ma, उसका यूज करूंगा। तो देखो F=ma का यूज करेंगे। तो यहाँ पे टोटल फोर्स, इधर फोर्स कितना लग रहा है mg sin 45, और ये पॉजिटिव है क्योंकि इधर एक्सलेशन है हमारा mg sin 45 डिग्री। अच्छा, उधर वाला फोर्स माइनस एफ के, अरे एक फोर्स उधर भी काम कर रहा है। हमें अब ऊपर और नीचे वाले फोर्स नहीं देखने, ये नॉर्मल और ये तो देखना ही नहीं, क्योंकि उधर तो मूवमेंट नहीं हो रहा, ना ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट तो इधर जा रहा है। तो ये दोनों फोर्स देखने हैं, तो उसको माइनस लेंगे, ये बच्चों वाली बात है। तो माइनस एफ के, इसको रख दो, एफ के की वैल्यू कितनी आई है म्यू के, और एम जी कोस 45 डिग्री। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। एम जी से एम जी कैंसिल आउट। अच्छा, इक्वल्स टू, अभी तो इक्वल तो हमने लिखा ही नहीं, है ना। तो इक्वल्स टू भाई एफ, टोटल फोर्स आ गए, F=ma, मास इंटू एक्सलेशन। मास कितना है हमारे पास m, और एक्सलेशन कितना है a, ये एक्सलेशन a। तो यहाँ से mg तो नहीं कैंसिल आउट होगा, mg तो नहीं होगा, है ना, केवल m कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से हम, है ना। तो m यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ से भी कैंसिल आउट, और यहाँ से भी कैंसिल आउट, क्योंकि तीनों के अंदर m है। यहाँ से कॉमन आके m बाहर आ जाएगा, उसके बाद कैंसिल आउट कर दो, है ना, अगर बच्चों की तरह से करना है। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सलेशन की वैल्यू आ गई, ये एक्सलेशन आपके पास आ गया, क्या आया देखो, साइन 45 डिग्री और माइनस म्यू के कोस 45 डिग्री। और ये हमारा, इसको लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में हमें मास दिया होता, खैर जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू रखते, कोस 45 की वैल्यू रख दे, और मान लो क्वेश्चन में हमें म्यू के की वैल्यू भी गिवन होती, मान लो म्यू के हमारे पास दे दिया होता 1.33 या कुछ और दे दिया होता, तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते और हमारे पास एक्सलेशन की वैल्यू आ जाती। सिंपल है। तो आपको ये चीज़ समझ आई, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे हमारे पास m मास का ऑब्जेक्ट था जिसपे हमने देखा कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, आप ये देख लो। सबसे पहले तो आप ये देखो, जब भी आपका एंगल ऑफ रिपोज का क्वेश्चन आता है ना, आप ये देखो कि आपका दिया हुआ जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है कि ज़्यादा है। अगर एंगल ऑफ रिपोज से मतलब दिया हुआ एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, सीधी सी बात है। अच्छा, उसके बाद आप क्या देखो कि भाई कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है। अगर मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आपका ये बराबर है थीटा और थीटा आर, एंगल ऑफ रिपोज थीटा के बराबर है, तो इस टाइम फ्रिक्शन कौन सा काम कर रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तब आपको फ्रिक्शन अगर पूछे कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल दो। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है सर? अरे यार ये होता है ना म्यू एस और इंटू मैन, फॉर्मूला सेम ही होता है, बस म्यू के की जगह म्यू एस आ जाता है। सिंपल है, ठीक है। और अगर ऐसा है रेस्ट, अगर मोशन में ऑब्जेक्ट है तो फिर इस तरह से करना ही है आपको। तो इसके ऊपर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे पर नेक्स्ट वीडियो में, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये था सिंपल हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने एंगल ऑफ रिपोज को समझा। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंगल ऑफ रिपोज पे और भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। जिनको भी इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, जो 11th क्लास के अंदर हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं जी और नीट के लिए, उनको आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। एंगल ऑफ रिपोज पे हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।